Hello students, welcome to you all on official YouTube channel of Sanskaram group of schools. Today I Parveen Madam will start with you our history chapter 1, the French Revolution. Student, as you know, we have already discussed the long term causes of French Revolution. Now student, today we are going to start our third long term cause of French Revolution, the growing middle class. How the middle class play the role in the French Revolution. So student, let us start. Student, we have already discussed that the long term causes of French Revolution. First, the despotic rule of the king. Second is the injustice division of society, meaning third state, and the subsistence crisis. Now another cause is the rise of middle class. So now student, we are going to read page number 6. Start it. In the past, peasants and workers have participated in revolts against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to the education and new ideas. स्टूडेंट, हम देखते हैं कि अतीत में फ्रांस में किसानों ने, मजदूरों ने विभिन्न विद्रोहों में हिस्सा लिया, चाहे वो टैक्स की वजह से लिया हो, बढ़ते हुए टैक्स के कारण या खाने की कमी के कारण, परंतु उनके पास संसाधनों की कमी थी और उनका जो सामाजिक और आर्थिक जो सिस्टम था उसके अंदर वो अपने संसाधनों का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने अब ये सब छोड़ दिया किस पर, उन व्यक्तियों पर जो कि समृद्ध थे और जिनके पास शिक्षा और नए विचार थे, अर्थात कि नए मध्यम वर्ग पर। नया मध्यम वर्ग क्या था कि स्टूडेंट, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस तो पढ़ी ही है, तो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं कि जब शहरों के अंदर नए नए उद्योग लग रहे थे तो काम की तलाश में लोग कहाँ आ रहे थे? शहरों में। अब गांव से शहर में आ रहे हैं तो जो गांव के पुराने पुरातनपंथी विचार वो छूट रहे हैं। शहर में शिक्षा है, शिक्षा के प्रचार और प्रसार के साथ साथ नए विचारधारा के लोगों से मिलने के पश्चात ये लोग अब ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो चुके हैं। ये समझ चुके हैं कि सभी व्यक्ति समान हैं, जन्म से सभी स्वतंत्र होते हैं और व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर नहीं, उनके गुणों के आधार पर आंका जाना चाहिए। इस विचारधारा को मानने वाले ये लोग फ्रांस की क्रांति के सर्वेसर्वा बने। किस तरह से, आइए हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। द 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class. Underline this line कि 18th century गवाह बनी थी मध्यम वर्ग के उदय की, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer merchants of the society. कि व्यापार और विभिन्न जो निर्माण कार्य हैं उनसे जिन लोगों ने पैसा कमाया वो मध्यम वर्ग के व्यक्ति कहलाए, जो ना बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे ना बहुत ज़्यादा गरीब थे। In addition to merchants, manufacture, the third estate included professionals such as lawyers और administrative officials. और व्यापारियों और निर्माताओं के अलावा कुछ पेशेवर लोग, वकील हैं या सरकारी अधिकारी हैं या डॉक्टर्स वगैरह हैं, ये पेशेवर लोग हैं, उसके अंदर शामिल थे। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. इन लोगों का ये मानना था कि जो समाज का कोई भी एक विशेष वर्ग है उसको जन्म के आधार पर कुछ अधिक विशेषाधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। Rather, a person's social position must be depend on his merit.
कि व्यक्ति की जो सामाजिक जो स्थिति है वो आंकी जानी चाहिए उसके गुणों के द्वारा। These ideas advising a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by the philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। ये जो विचार थे उन्होंने एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो स्वतंत्र विचारों की स्वतंत्रता और समान कानूनों पर विचार कर आधारित था। जो लोग मानते थे कि सभी व्यक्ति समान होने चाहिए और कानून के सामने सभी बराबर होने चाहिए। और इन्हीं विचारों को आगे हमारे जो दार्शनिक हैं जॉन लॉक या जॉन जैक्स रसेयू, इन्होंने उनको आगे रखा। और इन हिज टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट लॉक sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarchy। कि अपनी जो पुस्तक थी द टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, उसने लॉक ने क्या किया, रिफ्यूज़ किया। रिफ्यूट मीन रिफ्यूज़, कि डॉक्ट्राइन मीन रूल या लॉ, कि जो ईश्वर को दैवीय वरदान माना जाता है ना, उसने इस बात से इनकार किया कि ईश्वर जो राजा की का प्रतिनिधि होता है और वो जो करता है सही होता है, लोग उसे अपना मतलब धर्म मान कर निभाते थे, चाहे वो गलत भी कर रहा होता था, तो वो इस चीज़ से उसको मना करता है। और इसी आइडिया को आगे ले गए रोसेयू। रोसेयू कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसी विचारधारा को आगे रोसेयू ने बढ़ाया और उसने एक ऐसी सरकार का आइडिया दिया जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं, ना कि राजा। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary। और स्पिरिट ऑफ लॉ ने मोंटेस्क्यू को इसको और आगे बढ़ा दिया। उसने कहा कि जो सरकार बनेगी प्रतिनिधियों के द्वारा, उसमें एक को ही सारे कार्य करने का कार्यभार नहीं दिया जाएगा, कभी वो डिक्टेटर ना बन जाए। तो सरकार के विभिन्न अंग, कानून बनाने वाला अंग, पालन करने वाला अंग और पालन करवाने वाला अंग, तीनों अलग अलग, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मीन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो अलग अलग होना चाहिए। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द USA आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। अमेरिका ने जब ब्रिटेन से आज़ादी पाई तो उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस मॉडल को प्रेजेंट किया कि ये विचारधारा दुनिया के दूसरे लोगों को भी अच्छी लगी। The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example of political thinkers in France। कि फ्रांस के राजनीतिक विचारक जो सोच रहे थे वो झलक रहे थे अमेरिका के संविधान में। The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspaper। ये विचार जो दार्शनिक जो आपस में लोगों तक फैला रहे थे, धीरे धीरे वो नाई की दुकान में, कॉफ़ी हाउस में या डिफरेंट जगह जहाँ भी लोग गैदर होते हैं वहाँ डिस्कस किए जाने लगे। न्यूज़पेपर के द्वारा, बुक्स के द्वारा ये दूसरे लोगों तक पहुँचने लगे। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। और जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, जो लोग पढ़े लिखे थे, उन विचारों को पढ़कर सुनाते थे। तो इसका मतलब मीन्स ऑफ जो प्रिंट मीडिया है उसने क्या किया, जो ये विचार थे जो मिडिल क्लास के, वो लोगों तक आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये इक्वलिटी, ये सब दूर दूर तक फैलने लगे। तो इसका मतलब काफ़ी हद तक जो विचारों का, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो लेगेसी है, वो विचार मिडिल क्लास ने आगे तक पहुंचाए। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of state generated anger, the protests against the system of privileges। और जब ये समाचार लोगों को मिला कि लुईस 16 है वो टैक्सेस बढ़ा जाने जा रहा है अपने रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए, तो विशेषाधिकार का जो ये नियम सिस्टम था ना, लोग उसके अगेंस्ट हो गए। मीन मिडिल क्लास ने जो एक रास्ता बना दिया लोगों को सोचने का कि क्यों एक व्यक्ति अपनी ऐश के लिए हम गरीबों को लूट रहा है जबकि हमारे पास खाने को भी नहीं है। स्टूडेंट, हेयर वी हैव द फर्स्ट सोर्स ऑफ दिस चैप्टर। आपको पता होना चाहिए बच्चे, हिस्ट्री की जो बुक के अंदर जो ये हमारे सोर्स होते हैं, ये 3 पैसेजेस के रूप में हमें बोर्ड में क्वेश्चन में मिलते हैं, जिसमें हमें 2+1 और 2+2+1 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के सीन और अनसीन क्वेश्चंस दिए जाते हैं चैप्टर से रिलेटेड और इस पैराग्राफ से रिलेटेड। सो ऑल द सोर्सेज ऑफ दिस चैप्टर इज आल्सो कंपल्सरी, सो आई एम रीडिंग आल्सो इट।
अकाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस इन द ओल्ड रिजीम। पुराने शासन के दौरान व्यक्तियों के कुछ 2 एग्जाम्पल में दिए गए कि किस तरह से वो देखते थे उस ज़माने में रहना जीना, क्या हालात थे। जॉर्ज डैंटन, who later become active in revolutionary politics, wrote to a friend in 1793, looking back upon the time when he had just completed his studies। जॉर्ज दांते हैं जिन्होंने अपनी, जो कि उस वक्त एक बहुत क्रांतिकारी राजनीतिक थे, उन्होंने अपने दोस्त को 1793 में लिखा था जब उसने शिक्षा प्राप्त की थी, उन दिनों के बारे में था ये। तो जॉर्ज डैंटन का डिस्कस मैं यहाँ करना चाहूँगी बेटे। ये वो हैं जिनको कि राइन ऑफ टेरर जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें गिलोटाइन किया गया था, और इसी की वजह से जो रेवोल्यूशन, जैकोबिन क्लब ने जो रेवोल्यूशन की और 94 के आसपास इनको गिलोटाइन किया गया था, और इसी की वजह से जो मैक्सिमिल रॉबेस्पियर थे उनको भी गिलोटाइन किया गया था। इनके जो पॉलिटिकल क्लब के लोग हैं वो अपनी पार्टी के लीडर से नाराज़ हो गए थे, क्योंकि जॉर्ज जो डैंटन है वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर थे और जी हजूरी नहीं कर रहे थे वो मैक्सिमिलियन के। उससे नाराज़ होकर मैक्सिमिलियन ने उन्हें गिलोटाइन कराया और उसके पश्चात उसका खुद का भी नंबर आ गया। तो ये आगे पढ़ेंगे, अभी आप इसको ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब आप राइन ऑफ टेरर पढ़ें तो प्लीज़ इस बॉक्स तक वापस ज़रूर आएँ। तो चलिए अब इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। आई वॉज एजुकेटेड इन द रेजिडेंशियल कॉलेज ऑफ फिलेसस, कि फिलेसस के यानी कि हॉस्टल के अंदर वो रहता था। देर आई वॉज द कंपनी ऑफ इम्पॉर्टेंट मैन, वहाँ मैं अच्छे लोगों के बीच रहता था। वंस माई स्टडी एंडेड आई वॉज लेफ्ट विद नथिंग, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि डिग्रियां मिलने से नौकरी थोड़ी मिल जाती है। कोई क्या कहते हैं कि कोई वोकेशनल कोर्स तो किया नहीं था कि कोई जॉब मिल जाती। लेकिन आज के हिसाब से बात कर रही हूँ मैं, लेकिन उसके हिसाब से देखें तो कि उसने कहाँ काम करने की कोशिश की और उसके साथ क्या हुआ। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पोस्ट, मुझे एक नौकरी की तलाश थी, एक जॉब की तलाश थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट द लॉ कोर्ट इन पेरिस, पेरिस के दरबार में मुश्किल, जो न्यायपालिका उसके अंदर जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। द चॉइस ऑफ अ करियर इन आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी एज आई वॉज नॉट एबल बाई बर्थ, कि मैं जन्म से नोबल यानी कि बड़ी दरबारी या किसी राजघराने का संबंधित नहीं था। नॉर आई डिड हैव अ पैटर्न, ना मेरे पास कोई संरक्षक यानी कि कोई सिफारिश देने वाला था। द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी ए रिफ्यूज, और चर्च ने भी मुझे शरण नहीं दी, क्योंकि उधर तो मॉन्क्स और नन्स होते हैं, यानी कि सन्यासी बनना पड़ेगा, दुनिया त्यागनी पड़ेगी। आई कुड नॉट बाय एन ऑफिस एज आई डिड नॉट पोजेस अ सो, मेरे पास कोई धन और संपत्ति भी नहीं थी कि मैं कोई ऑफिस खरीद लेता। माई ओल्ड फर्म टर्न देयर बैक टू मी, मेरे दोस्तों ने मुझसे पीठ फेर ली। The system has provided us with an education without, however, offering a field where our talents could be utilized। और उस वक्त जो ये शिक्षा, जो सिस्टम था, उसने हमें ऐसी शिक्षा दी जिसने कि मेरा जो टैलेंट था उसको मैं यूटिलाइज कर सकूं। उसे मुझे कुछ ऐसा देना था पर मिला नहीं। आइए अब शुरू करते हैं हमारा सेकंड सोर्स। An Englishman, Arthur Young, traveled through France during the year from 1787 to 1789 and wrote detailed description of his journey. He often commented on what he saw। कि आर्थर यंग जो हैं एक यात्री थे जिन्होंने फ्रांस की यात्रा की थी 1787 और 89 के दौरान, और जो उन्होंने देखा उसने उसको लिखा। वो क्या लिखते हैं देखिए। He who decide to be served and waited upon by slave, ill-treated slave at that, must be fully aware that by doing so he is placing his property and his life in a situation which is very different from that he would be in। क्या कहना चाहता है कि वो व्यक्ति जो चाहता है कि उसकी सेवा गुलामों द्वारा की जाए, जो उसकी सेवा कर रहे हैं, इल ट्रीटेड स्लेव्स, और वो उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, और मस्ट बी फुल्ली अवेयर, उससे इस बात का बिल्कुल पता होना चाहिए दैट बाय डूइंग सो, और ऐसा करने से ही इज़ प्लेसिंग हिज प्रॉपर्टी एंड लाइफ एंड इज़ इन द सिचुएशन, वो अपनी संपत्ति को, अपने जीवन को एक ऐसी स्थिति में लेके जा रहा है विच इज़ वेरी डिफरेंट, जो बहुत ही अलग होती है, फ्रॉम दैट ही वुड बी, जैसा कि वो आज है। He had chosen the service of free and well treated man। यदि वो पेड सर्वेंट को रखता और उनके साथ अच्छा व्यवहार करता तो उसकी लाइफ
से दूसरी होती। इसका मतलब आज जो व्यक्ति अपने जो उनके सेवा में लगे हुए हैं सर्वेंट, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर स्लेव, वो गुलाम है, वो गरीब है, यानी कि नोबलमैन की बात कर रहा है वो। तो वो कहता है यदि वो गुलाम नहीं होते और वो पेड सर्वेंट होते तो शायद ज़िंदगी बदल रही होती और आप तमीज़ से बिहेव करते, लेकिन अभी आप नहीं कर रहे हो ऐसा। एंड ही हु चूज टू डाइन टू द अकम्पेनमेंट ऑफ हिज विक्टिम ग्राउंड्स, वो व्यक्ति जो अपने जो दास हैं, जो उसकी सेवा में लगे हुए हैं, उनके दुखों पर, उनके शोषण पर मौज उड़ाता है, should not complain if during a riot his daughter get kidnapped or his son throat is slit। उससे रोना नहीं चाहिए जब दंगे के समय उसकी बेटी का किडनैप होता है या उसके बेटे का गला काट दिया जाता है। अर्थात आर्थर यंग उस बात को कहना चाहता है कि जब क्रांति हो रही है और जो प्रोस्पेरस या नोबलमैन जो पहले शोषण करता थे, आज जो पीजेंट्स हैं उनको घरों पर अटैक कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तो वो हाय हाय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कभी आपने इन्हीं स्लेव के साथ दुर्व्यवहार किया है। जब आप ऐसा कर रहे थे तब आपने सोचा नहीं था कि कभी उल्टा भी हो सकता है। यदि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते तो आज आपको ये देखने को नहीं मिलता। एक्चुअली में वो ये बताना चाह रहा है कि जब आप दूसरों को टॉर्चर देते हो तो खुद के लिए भी तैयार रहना चाहिए। स्टूडेंट, तो अब तक हमने देखा लॉन्ग टर्म कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द मॉड्यूल 1 ऑफ द चैप्टर। अभी हम स्टूडेंट चलेंगे मॉड्यूल 2 की ओर, जिसके अंदर हम देखेंगे द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, कि क्रांति की कैसे एकदम से बम फूटा, क्या हुआ, कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भाई एक झटके में ही क्रांति आ गई। तो जैसा कि आपको पता है कि लुई 16 का खजाना खाली था, टैक्सेस तो उसको बढ़ा नहीं थे, लेकिन मुद्दा ये था कि वो टैक्स खुद नहीं बढ़ा सकता था। उसके लिए उसे एस्टेट्स जो जनरल है उसकी मीटिंग कॉल करनी थी और वहाँ वोटिंग से बिल पास कराना था और तब जाकर वो टैक्स बढ़ाता। और एस्टेट जनरल की मीटिंग आपको पता ही है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि वो राजा की मर्जी के ऊपर डिपेंड करती थी कि टैक्स तो बिल पास तो करेगी एस्टेट जनरल, लेकिन एस्टेट जनरल की मीटिंग कब होगी ये डिसाइड करेगा किंग। और आपको हैरानी होगी कि 175 ईयर से एस्टेट जनरल की मीटिंग कॉल ही नहीं की गई थी, ये 1614 में पहली बार की गई थी। तो जी चलो, ये अब फ्रांस लुई 16 ने बुला ली। अब बुला ली तो उस दौरान हुआ क्या, वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। Louis XVI had to increase taxes for reason you have learned in the previous section. How do you think he could have gone about doing this? In France, the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Underline this line. Rather, he had to call a meeting of the Estates General, which would then pass his proposal for the new taxes. Underline the word Estates Generals. What was Estates General? नेक्स्ट लाइन डेफिनेशन है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। द एस्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 एस्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। कि एस्टेट जनरल वो पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों एस्टेट के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, दरबार में बैठते थे। अभी मैं बता दूं 300 फर्स्ट एस्टेट के होते थे, 300 सेकेंड एस्टेट के होते थे और 600 थर्ड एस्टेट के होते थे। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body। ये बड़े मज़े की बात थी कि भाई आपके पास एस्टेट जनरल तो है, लेकिन कॉल करने का अधिकार राजा के पास है। The last time it was done was in 1614, यानी कि 175 years before कॉल किया गया था, उसके बाद से नहीं। अब उस दिन हुआ क्या, ऐसा क्या था, जरा देखे थे। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the Estates General to pass proposal for new taxes. The resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. भव्य दरबार सजाया गया उन प्रतिनिधियों के लिए। The first and the second estate sent 300 representatives each, who were seated in row facing each other in two sides। जैसे हम अपने हाथ से कि बीच में राजा बैठा है तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आमने सामने बैठ गए फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग।
देन क्या हुआ, द थर्ड एस्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू असेंबली। थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो रिच और मिडिल क्लास के लोग जो कि प्रोफेशनल्स या मर्चेंट्स वगैरह थे वो आए थे। पीजेंट्स, आर्टिजन और वुमेन को देखो अंडरलाइन करना स्पेशली कि पीजेंट, आर्टिजन और वुमेन, उनको असेंबली में एंट्री नहीं थी क्योंकि उनको राइट टू वोट ही नहीं था। जब जिनको राइट टू वोट ही नहीं है तो वो इलेक्शन में खड़े कैसे हो सकते हैं भाई। हाउएवर देयर ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव हैव बॉट विद देम। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो थर्ड एस्टेट के थे वो क्या करके लाए, अपने साथ 40,000 पत्र लेके आए थे शिकायती राजा को देने के लिए। पढ़ने वाला कौन था भाई, देखते हैं राजा ने कभी पत्र भी पढ़े हैं, लेकिन देखते हुआ क्या। अब मज़े की बात क्या रही, वोटिंग इन एस्टेट जनरल इन द पास हैज़ बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच एस्टेट हैड वन वोट। कितना मज़े की बात है कि एस्टेट जनरल की जो मीटिंग थी उसमें सदियों से एक परंपरा चली आ रही थी कि एक एस्टेट की एक वोट। देखो, फर्स्ट एस्टेट ने टैक्स नहीं देना, सेकंड एस्टेट ने टैक्स नहीं देना, तो भाई उनके कौन से पेट में दर्द होता है, वो तो बोलेंगे यस बढ़ा दो। देने वाले वो 600 हैं बंदे रिप्रेजेंटेटिव, और उनकी वोट का जो है वैल्यू 1। सो दिस टाइम टू लुईस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, क्योंकि उन्होंने तो अनजस्टिस करना ही था ना। बट द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड देयर वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, where each member would have one vote। डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट कि 1 person 1 vote 1 वैल्यू। बोले भाई ऐसे कर लो। अब उसमें तो पंगा हो जाएगा ना, क्योंकि 600 बंदे इधर है, 600 बंदे इधर है। लेकिन नहीं, वो तो 2:1 के रेशो में चाहते थे कि टैक्स बढ़ जाए, कि क्लर्जी और जो नोबिलिटी है वो दोनों एक एक एस्टेट है, फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट 1-1 वोट दे देंगे, थर्ड एस्टेट के 600 बंदों की एक वोटा पड़ी रहेगी, टैक्स तो बढ़ ही जाएगा। तो वो बंदा तैयार था टैक्स बढ़ाने के लिए। लेकिन अब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं थर्ड एस्टेट के, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई 1 member 1 vote होगा। This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract। और जो ये आइडिया था ना 1 person 1 vote 1 वैल्यू, ये रोसेयू ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। और इसीलिए वो जो हमारे फिलोसफर है, जो मिडिल क्लास के जो रिप्रेजेंटेटिव, वो इस आइडिया को आगे रख रहे थे। एजुकेटेड बंदे थे, क्योंकि उन्हें ये सेंसलेस लग रहा था कि 300 बंदे की एक वोट, 300 बंदे की एक वोट और 600 बंदे की भी एक ही वोट। When the king rejected this proposal, member of the third estate walked out of the assembly in protest। अंडरलाइन करो, स्टार लगा लो। ये था इमीडिएट कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि भैया जब राजा ने मना किया कि नहीं पुराने तरीके से वोट पड़ेगी, तो वॉकआउट कर गए, नहीं कि बाहर निकल गए गुस्से में। तो थर्ड एस्टेट के मेंबर थे। फिर क्या होने वाला था देखते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड एस्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोकमैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। हमने पीछे भी पढ़ा है कि 10% ही तो थी पॉपुलेशन क्लर्जी और नोबिलिटी की, बाकी 90% तो कॉमन पीपल ही थे। और उसने अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेज ही रखे थे, तो उनको लगा कि दे वर द स्पोक्समैन ऑफ द होल फ्रेंच नेशन। सो ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वारसाई। ये सब लोग वारसाई का एक टेनिस कोर्ट था, उधर खड़े इकट्ठे हो गए। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली। अंडरलाइन दिस, उन्होंने अपने आप को एक राष्ट्रीय असेंबली के रूप में घोषित किया। एंड स्वोर, और कसम खाई, not to disperse till they had drafted a constitution for France, कि वो यहाँ तक जब तक नहीं लेंगे जब तक कि वो फ्रांस का संविधान नहीं बना लेते। That would limit the power of the monarch। अंडरलाइन इज ऑल्सो, कि जो कि राजा की शक्तियों पर सीमा नहीं लगा देती, उसको बंधन में नहीं बांध देती। नेक्स्ट लाइन इज ऑल्सो अंडरलाइन। मिराबियो एंड एबेसिये, दे वर लेड बाय मिराबियो एंड एबेसिये। Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege। Mirabeau वैसे तो नोबल फैमिली से ही बिलोंग करता था, लेकिन वो प्रिविलेज की सोसाइटी में बिलीव नहीं करता था। He brought out a journal, उसने एक पत्रिका भी निकाली थी, and deliver powerful speeches to the crowd assembled at Versailles। ये हमारे जो पेज नंबर हमारी बुक का नेक्स्ट है 9, उसमें एक इमेज भी है।
वो हम आगे देखेंगे बुक में, साथ साथ आप देखते चलिए, जिसमें जो मिराबियो है वो खड़ा होकर भाषण दे रहा है, उसने स्पीचेस भी दी थी। तो स्टूडेंट इसी पेज पर ये हमारी कुछ टाइम लाइन्स हैं, ज़रा इनको पढ़ लीजिएगा, ये चैप्टर के साथ साथ चलेंगी, जो NTSC के अंदर आपसे अक्सर पूछ ली जाती हैं। ये देखिए, ये इमेज, टेबल के ऊपर कौन खड़ा है? मिराबियो, और ये स्पीच दे रहा है, लोग सुन रहे हैं इसको। और आगे जो सफ़ेद पर्दी में खड़े हैं, जो पादरी की ड्रेस में, ही वॉज अबेसिए। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अबेसिए ओरिजिनली ए प्रीस्ट wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate। और अबेसिए ने तो एक बड़ा सा पैम्पलेट भी लिखा था जिसका टाइटल था कि थर्ड एस्टेट क्या है। तो अब ये लोग बाहर आ गए। हुआ क्या? While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil। पूरे फ्रांस में हलचल मची हुई थी। A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploit this situation and hoarded supplies। अब पूरे देश में हलचल क्यों मची हुई थी? क्योंकि सर्दियाँ घनी थी, और घनी सर्दी होने का मतलब है फसल का नुकसान होना। अब फसल नुकसान हो जाएगी तो इसका मतलब आटा कम पड़ेगा, आटा कम पड़ेगा तो ब्रेड बन लोग जो है उनको, रोटी की कीमतें जो वहाँ लोग बेकरी से लेते थे वो बढ़ेंगी। और जो आपको पता ही है, शॉपकीपर होर्डिंग करते हैं जब सप्लाई कम होती है और प्राइसेस राइज कर देते हैं। और आफ्टर स्पेंडिंग hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops। उन्होंने क्या किया? बेचारी औरतें जो घर के काम से परेशान थी, वह लंबी लंबी लाइन में लगे थे, घर में बच्चे भूखे मर रहे थे, उन्होंने क्या किया? दुकानों पर धावा बोल दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रुप्स टू मूव इनटू पेरिस। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि राजा ने ट्रुप्स को बोला था कि पेरिस में आओ। ऑन 14 जुलाई 1789 द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म द डिस्ट्रॉय द बास्टिले। दिस वाज द डे। इसलिए लोग संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने बास्टिल को गिराया, और ये बन गई घटना रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग की चेन, एक शुरू हो गई। अब इसके साथ साथ क्या हुआ जरा देखेंगे। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the rice crops। गांव के अंदर देहात में अफवाहें फैल गई गांव-गांव में कि जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर यानी कि जो ज़मींदार वगैरह हैं, नॉबल्स हैं जो हमारे, उन्होंने क्या किया है? लठैतों के दल हायर कर लिए हैं, भाड़े पर ले लिए हैं, जो हमारी फसलें उजाड़ देंगे। Caught in a frenzy of fear, और डर के आवेश में आके peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked cashews। क्या हुआ? कैशू किसको बोलते हैं? छोटे मोटे किले जो होते हैं ना नॉबल्स के, उनको बोलते हैं। तो क्या हुआ? डर के मारे जो आवेश में आके इन किसानों ने अपने फावड़े, जेली, तोड़े जो मिला सब उठा लिया, भाले बच्ची वगैरह, और छोटे छोटे जो किले थे ना इन नॉबल्स के, उन पर अटैक कर दिया। दे लूटेड होर्डिंग ग्रेन, जमा किया हुआ अनाज लूट लिया। बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स, कागज़ जला दिए। कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज़ का रिकॉर्ड था, जो टैक्सेस का रिकॉर्ड था, वो जला दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू द नेबरिंग कंट्रीज। और बहुत सारे जमींदार तो दूसरे अड़ोस पड़ोस के गाँव देशों में भी भाग गए। तो हमने देखा था, जो पीछे हमने सोर्स पढ़ा था भी, कि जो आर्थर यंग है वो इसी की बात कर रहा था कि जब आप अपने नौकरों के साथ बुरा व्यवहार करते हो तो भविष्य में इस तरह की घटना के लिए तैयार रहो और रोने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हुआ क्या? ये जो मैप है हमारा क्या दिखाता है? फिगर 6 ये सेंटर दिखा रहा है पर्टिकुलर, जो रिंग के अंदर येलो, और एरो दिखा रहा है कि र्यूमर कहाँ से किस डायरेक्शन में फैला, कि रीजन्स नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर, और सर्कल में है जो पीच कलर के अंदर है, एरियाज ऑफ एग्रेरियन रिवोल्ट अर्ली 1789, यहाँ किसानों ने विद्रोह किए। और डायरेक्शन है द स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर, कि लोग किधर को दौड़े, क्या क्या हुआ। एक्सेप्ट ठीक है, इमेंसिफिकेशन ऑफ मेन पैनिक मूवमेंट्स, जो सेंटर जो है वो येलो और ब्लैक डॉट से दिखाए गए हैं। तो इतना ही काफ़ी आपके लिए कि देखते हैं कि पूरे फ्रांस में ही हलचल मची हुई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा। फेस विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution।
अब अपनी प्रजा को विद्रोह करते देखा तो लुई 16 ने देखा कि भैया अब तो ये बात कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो उसने इस प्रिंसिपल को मान लिया कि ओके कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, मैं उसको मान लेता हूँ और मैं आई एम रेडी टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। राजा मैं रहूँगा लेकिन मुझे कौन करेगा, कंट्रोल कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास अ डिक्री, उन्होंने एक आदेश जारी किया, अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, जितने भी वो प्रिविलेजेस थे ना वो खत्म, वो टैक्स टीदे और टाइले सब खत्म कर दिए। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देवर प्रिविलेजेस, और क्लर्जी के भी प्रिविलेजेस है वो ले लिए गए वापस। टीदेज वर अबॉलिश्ड एंड लैंड ओन बाय चर्च वर कन्फिस्केटेड, और चर्च को जितने खेत मकान दुकान एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी वो जो उन्होंने ले लिए, क्योंकि वो नेशनल असेंबली थी ना, तो असेंबली अब सरकार बन गई है। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरे, और सरकार को यानी कि नेशनल असेंबली के खजाने में 2 बिलियन लिवरे के आसपास अमाउंट है वो जमा हो गया। हाँ जी, तो अब देखते हैं कि जब नेशनल असेंबली का रूल आया तो क्या क्या परिस्थितियाँ बदली और किस तरह से गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की गई। France became a constitutional monarchy. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Its main objective was to limit the power of the monarch. वो हमने पहले ही देख लिया था कि वो चाहते थे कि राजा की शक्तियाँ कम हो जाए। These power instead of being concentrated on the hand of the one person were now separated and assigned to different institution. अब जो हमारा मॉडल था ना लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, जो कि हमारे फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू, उन पर आधारित उन्होंने शुरू किया। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और उसको राजा को ऊपर रखा गया इस असेंबली के, तो और लेकिन राजा को कंट्रोल किया गया था, तो इस तरह से फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बन गया। फिगर शो 7 शोज हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। अब फिगर को एनालाइज करते हैं, देखते हैं ज़रा किस तरह से शासन हो रहा था वहाँ पर। तो ज़रा देखिए क्या था कि जो हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन था ना, जो 1791 में लिखा गया था, जो नेशनल असेंबली बनी थी, उसके अंदर दो काम किए गए कि समाज में व्यक्तियों के 2 ग्रुप बनाए गए, एक्टिव सिटीज़न और पैसिव सिटीज़न। एक्टिव सिटीज़न वो थे जो कि अबाउट 25 ईयर ऑफ एज थे और एटलीस्ट 3 डे ऑफ लेबर वेज के वो टैक्स पे करते थे, यानी कि टैक्स पेयर थे, वेल्दियर पीपल थे, उनको एक्टिव सिटीज़न कहा गया, उनको राइट टू वोट दिया गया। और पैसिव सिटीज़न थी वुमेन, चिल्ड्रन और यूथ बिलो 25, और वो पर्सन जो नॉन प्रॉपर्टाइड थे या जो कि टैक्स नहीं देते थे, इतने पुअर थे, तो उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया। तो राइट टू वोट जिन एक्टिव सिटीजन्स के पास था वो अपने 50,000 मैन इलेक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, और ये 50,000 मैन जो है इलेक्टर्स वो चूज़ करते थे 745 मेंबर्स फॉर नेशनल असेंबली। और ये नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी किंग को और मिनिस्टर्स को, लेकिन किंग को वीटो पावर भी थी। अब आप पूछोगे ये वीटो क्या है? वीटो का मतलब होता है फोरबेड, यानी कि मना करना, कि किंग को कुछ पावर थी कि जिसमें वो नेशनल असेंबली की कुछ बातों को नकार सकता था। लेकिन यहाँ एक नई चीज़ रही कि जो जुडिशरी थी ना, दैट वाज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन्स। पर यहाँ कमी यही रही कि वुमेंस को और नॉन प्रॉपर्टाइड मैन को राइट टू वोट नहीं था, यानी कि नॉट एवरीवन हैज़ राइट टू वोट। कहने को हम कह सकते हैं कि ओनली वेल्दियर पीपल हैव राइट टू वोट, केवल अमीर लोगों को राइट टू वोट दिया गया। चलिए अब इसी को आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make law in the National Assembly which was indirectly elected। 79 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने जो पावर थी कानून बनाने की नेशनल असेंबली की, वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड चुनी गई थी, इलेक्टर्स से चुनी गई थी, जैसा कि हमने ऊपर पिक्चर में देखा। दैट इज सिटीजन voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Not all citizens have ever right to vote. Underline the next line. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a labor's wage were given the status of active citizen। बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, NTSC में भी आता है कि who were active citizens and that is they were entitled to vote, क्योंकि वो proper type person थे। The remaining
men and all women were class as a passive citizen. पैसिव सिटीज़न यानी कि इनको राइट टू वोट नहीं है क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी है, और वुमेन को तो कोई राइट ही नहीं है, वो तो घर में बर्तन मांजेंगी। यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमारे यहाँ नहीं है भैया, उधर भी है। हम यूरोप की औरतों को देख के बहुत खुश होते हैं, फ्रीडम है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी दुनिया एक ही जैसी है। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन अ मेंबर ऑफ द असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग टू बी द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। मीन अगर आपको इलेक्टर के लिए खड़ा होना है इलेक्शन में, या आपको नेशनल असेंबली के इलेक्शन में खड़ा होना है, तो आपके पास एक हाई अच्छी खासा वेल्थ यानी कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो देखिए, राजा का तो राज गया, लेकिन अमीर लोगों का राज आ गया। गरीबों की तो अभी भी कुछ कुछ समस्या बाकी ही थी। अब आ जाते हैं एक नई चीज़, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। कि ये जो हमारी नेशनल असेंबली थी ना, इसने मानव अधिकारों की और नागरिक अधिकारों की घोषणा की। ये जरा हमारा एक फिगर है, आप देखेंगे फिगर नंबर 8, जिसमें न्याय की देवी और जो हमारी क्या कहते हैं, ये दूसरी स्वतंत्रता की देवी हैं, जो लाल नीले और फ्रांस के कपड़े पहन के खड़ी हैं, बाद में जिनको हम क्या कहते हैं, मारियन का नाम दिया इन्होंने, इसी ड्रेस में दूसरी लेडी को, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हैं और हमारी जो जस्टिस को शो करती हैं दोनों की दोनों। ये जो प्लाक है उसके ऊपर आप देखोगे कि बीच में जो हमने कुछ सिंबल्स चैप्टर के बीच में देखे थे, अभी इसके बाद आएंगे तो हम देखते हैं कि उनको यूटिलाइज़ किया गया। कि ये एक बीच में देखेंगे लकड़ियों का रोड है और उसके ऊपर भाला लगाया हुआ, रेड फिगेरियन कैप लगा रखा है। ये फिगेरियन कैप दिखाती है एकता का सिंबल, और फिगर ये जो लिबर्टी का प्रतीक है, ये लाल टोपी, और इसके ऊपर एक रिंग है जिसमें एक सांप जो है वो अपनी पूंछ अपने मुंह में दिखाए, यानी कि अंगूठी टाइप बना के रखा है। ये अटर्निटी का प्रतीक है कि फ्रांस की निरंतरता का सिंबल है। और ये कुल मिलाकर कि अधिकार है, टूटी चेन उसके हाथ में है, लिबर्टी की देवी के हाथ में। इसका मतलब अब आज़ादी मिल गई है गुलामी से, राजा की गुलामी नहीं करनी, नोबल्स की गुलामी नहीं करनी है। और ऊपर से एक ट्रायंगल है जिसमें वो आँख दिखाई दे रही है, यानी कि ज्ञान का प्रकाश खुल रहा है, एनलाइटमेंट हो गई है, जागृति आ गई है। और अब जो देश के नागरिक हैं वो प्रजा नहीं है। प्रजा क्या होता है? सब्जेक्ट। कि राजा जो होता है उसकी प्रजा को कोई अधिकार तो होता नहीं है, जो चोर है उसको मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है, वो बेचारे कभी भी ना नहीं कह सकते, तो वो प्रजा है। नागरिक है, उनको कुछ अधिकार होते हैं, उनके कुछ कर्तव्य होते हैं और उनके साथ अन्याय नहीं होता। तो अब जो हमारे मोंटेस्क्यू, रोसेयू, जॉन लॉक, एबेसिए, इन सब की विचारधाराओं पर आधारित जो हमारी असेंबली है उसने कुछ मानव अधिकारों की घोषणा की कि मनुष्य स्वतंत्र है, उसको एक समानता का अधिकार होना चाहिए, उसे राजनीतिक संगठन बनाने का होना चाहिए, उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कानून के सामने सभी समान हैं, ठीक है, और सभी को बोलने का अधिकार होना चाहिए, लिखने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कुल कुछ अधिकार हैं जो साइड में दिए गए हैं, वो आप बुक में भी देख सकते हैं, लेकिन लेट अस कम टू द चैप्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। कि संविधान में जिस तरह से हमारे संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो फ्रांस में जब नेशनल असेंबली बनी 1791 में, तो उसने भी अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए। अंडरलाइन करना, राइट सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश एज नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स। कि इनको प्राकृतिक माना गया और अविभाज्य माना गया, कि ये प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे और जन्म पर आधारित होते ही मिलेंगे, ये नहीं है कि किसी को मिलेंगे किसी को नहीं। एंड दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। नेचुरल का मतलब कि प्रकृति ही हमें चाहती है कि हम ऐसे रहें, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप किसी का शोषण करें, इनको कोई किसी से नहीं छीन सकता। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट। और ये माना गया कि देश की ये कर्तव्य है कि वो प्रत्येक नागरिक के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। लेकिन अभी जैसे मैंने पहले ही बोला था कि औरतों को और गरीबों को राइट टू वोट नहीं दिया गया था,
तो अपने आप में ही ये भाई हमें तो नहीं लगा कि रियल क्रांति हो गई, पर उन लोगों के हिसाब से राजा से तो मुक्ति मिली थी। तो अभी हमारे एक रेवोल्यूशनरी है जिनके सोर्स भी हम विचार पढ़ेंगे, कुछ कुछ हमारे जैसे ही मिलते जुलते हैं। द रेवोल्यूशनरीज जर्नलिस्ट जॉन पॉल मारा, टी साइलेंट भाई, commented on his newspaper La Ame the People, the Friend of the People, on the constitution drafted by the National Assembly। क्या बोलते हैं ये देखिए, the task of representing the people has been given to the rich dash dash, समझ जाओ, the lot of the poor and oppressed will never be improved by peaceful means alone। तो भैया को लग रहा था एक क्रांति होने वाली बाकी है कि जो गरीब हैं, दलित हैं, इनकी स्थिति में जो बदलाव है ना, वो शांति के साथ तो होने वाला नहीं है। Here we have absolute proof of how wealth influence the law। कहता है ये नेशनल असेंबली की जो फॉर्मेशन है ना, ये बिल्कुल पक्का सबूत है कि किस तरह से पैसे वाले लोग कानून के साथ में प्रभाव जमाते, छेड़छाड़ करते हैं। Yet laws will last only as long as the people agree to obey them। फिर वो एक सच्ची बात बोलता है कि कानून जब तक कानून होता है तब तक लोग उसका पालन करते हैं। And when they were have managed to cast off the yoke of the aristocrats, अब जब वो उसको उतार के अमीरों के कंधे में रख देंगे, they will do the same to other owners of wealth। फिर वो वैसा ही व्यवहार करेंगे जो दूसरों के साथ में होता है, संपत्ति वालों के साथ में, कि कहीं ना कहीं वो मान रहा था कि ये एक अन्याय है, सभी को राइट टू वोट होना चाहिए था। तो आप देखते हैं कि हमारे कुछ जो राइट्स उसमें ये भी है, जो आज भी हमें आर्टिकल 21 देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी को भी जो अरेस्ट करने का अधिकार नहीं होता है, उसको मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंग ही अरेस्ट किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जा सकता इलीगली। फिर हमारा बॉक्स है रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, जो पीछे हमने राइट डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन पढ़ा था, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न, उस इमेज के अंदर कुछ सिंबल यूज़ किए थे जो मैंने आपको बताए थे। अब वो देखते हैं। ब्रोकन चेन, जो लिबर्टी के हाथ में है। चेन वर यूज टू फेटर स्लेव्स, अ ब्रोकन चेन स्टैंड टू द एक्ट ऑफ द बिकमिंग फ्री, ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये बंडल ऑफ रोड्स और फेसल, ये आगे भाला लगा दिया, और वो अपने लकड़हारे की कहानी सुनी होगी जिसके 4 पुत्र थे, लकड़ियाँ इकट्ठी करी, तोड़ने को बोला, फिर वो नहीं टूटी, फिर एक एक तोड़वा दी, फिर बोले कि ये तो टूट गई, तो बोला एक तावे वाला है, यानी कि मिल के रहो। तो ये लकड़ियों का वही बंडल है भैया कि आप यूनाइट रहो। One road can be easily broken but not an entire bundle, strength lies in unity। फिर ये ट्रायंगल के अंदर ज्ञान की चक्षु दिखाई दे रहे हैं। Thus eye within a triangle radiating light, यानी कि ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। The all seeing eyes stand for knowledge, the rays of the sun will drive away the clouds of ignorance, कि यानी कि लोगों की आंखों से अज्ञानता का अंधेरा उठ चुका है। स्क्रप्चर, सिंबल ऑफ द रॉयल पावर, ये राजा की शक्ति, राजदंड है ये राजा की शक्ति का प्रतीक। स्नेक बाइटिंग इट्स नेल टेल टू फॉर्म अ रिंग, ये सांप है जो अपनी पूंछ खा रहा है, ये अटर्निटी का सिंबल है, निरंतरता का सिंबल ऑफ अटर्निटी। अ रिंग हैज़ नीदर बिकमिंग नॉर एंड, ना तो उसका अंत होता ना आरंभ होता है। फिर अगला ये फिगेरियन कैप, रेड कैप वोन बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने उस भाले के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि देश आज़ाद हो गया राजा के चुंगल से। फिर हमारी ब्लू वाइट रेड, ये नेशनल कलर है फ्रांस के, जो वहाँ के झंडे में भी है, तिरंगे में, और वहाँ की मारियान की ड्रेस भी ऐसी है, मारियान मीन मदर फ्रांस। फिर हमारी द विंग वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, स्वतंत्रता की देवी। हमारी भारत में स्वतंत्रता की देवी ब्लाइंड है, उनके हाथ में तराजू, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ये फ्रांस की न्याय की देवी है। अब समझ जाएंगे आप। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, ये दो आपने देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ माइलस्टोन होते हैं ना, उस तरह के 2 स्टोन को एक साथ रखा गया है। ये मेसोपोटामिया के राजा थे हम्मुरबी, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर वो पहले थे जिन्होंने कानून का एक कोड तैयार किया था, जिसको खुदवाया गया था अपने नागरिकों के लिए, और जो नहीं पढ़ सकते थे उन्हें पढ़ के सुनाया जाता था। तो ये जो लॉ टैबलेट है, ये पूरी दुनिया में लॉ का सिंबल है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के समक्ष सभी समान है, वेदर दे आर रिच और पुअर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा कि हाउ फ्रेंच बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, कि किस तरह से रेवोल्यूशन हुई
और राजा जो है वो जो फिलोसफर्स हैं उनके द्वारा बनाई गई जो नेशनल असेंबली है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को उसे मानना पड़ा और वहाँ के लोगों को इक्वलिटी, लिबर्टी यानी कि थोड़ी सी फ्रीडम इन मीडिया, प्रिंट मीडिया और कुछ राहत मिली। उनको चर्च से मुक्ति मिली, शोषण करने वाले जो नवाब हैं और उनके नोबल्स हैं उनसे मुक्ति मिली, दरबारियों से, सामंतों से। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 2 ऑफ the French Revolution. I hope you like it, and please, if you like it, please subscribe it and write nice comment for me. Thank you.